हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न इतिहास की क्लास 18 है और आज इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा एक स्वतंत्र राज्य 18वीं शताब्दी में जिसका उदय हुआ था। वो है हमारा बंगाल राज्य। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ऐसे ही एक स्वतंत्र राज्य जो मैसूर था, जिसके शासक थे हैदर अली, उनके बारे में पढ़ा था और उनके ही पुत्र टीपू सुल्तान के बारे में भी पढ़ा था। किस प्रकार से आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हमारे हुए थे और 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेजों के द्वारा जो वाडियार वंश का राजा बनाया जाता है कृष्ण कृष्ण द्वितीय। तो कृष्ण द्वितीय अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। सहायक संधि जिसकी शुरुआत व जिसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। तो मैसूर राज्य तब अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। उसके बाद है हमारा एक और राज्य जो है हमारा बंगाल राज्य। बंगाल राज्य में हमने बंगाल जो क्षेत्र है, बंगाल क्षेत्र में हमारे और भी क्षेत्र आते हैं, मतलब और क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल क्षेत्र आता है। जैसे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल क्षेत्र कहा जाता था उस समय में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बंगाल में अंग्रेजों जो अंग्रेज आए थे बंगाल में, तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी 600 ईस्वी में और अंग्रेजों ने 1608 में फैक्ट्री बनानी चाहिए परंतु वो बंद हो गई थी और 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री की शुरुआत करी थी और 1613 में सूरत फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी, फैक्ट्री जिसे कोठी भी कहा जाता था स्थायी रूप से। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पहली बार बंगाल में फैक्ट्री की शुरुआत की थी। तो बंगाल में अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री व पहली कोठी बनाई थी वो हुगली में खोली थी 1651 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां जो बंगाल के प्रथम नवाब थे, जो उन्होंने बंगाल को स्वतंत्र रूप से राज्य घोषित कर दिया था, तो औरंगजेब ने जो मुगल शासक थे औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया था, वह नायब गवर्नर पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दूसरे मुगल शासक जो है फर्रुख सियर ने मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बनाया था और यह कहा जाता है इधर से ही जो मुर्शिद कुली खां हैं इनकी सत्ता शुरू हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1651 में, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि 1651 में राजवंश की एक महिला थी, राजवंश की एक महिला का इलाज किया था डॉक्टर बोटेन ने। डॉक्टर बोटेन ने राजवंश की जो महिला थी उसका इलाज किया था और इसी महिला ने 3000 वार्षिक कर से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की कर मुक्त की अनुमति दे दी थी अंग्रेजों को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1698 में सूबेदार औरंगजेब के पुत्र जो उस समय सूबेदार थे अजीम उस शान ने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को सुल्तानाती कलिकता व गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी 1200 रुपए में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो 1707 में मुगल सम्राट जो थे फर्रुख सियर ने 3000 वार्षिक कर से 3000 रुपए वार्षिक कर से के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान कर दी थी। इसे स्वर्ण फरमान भी कहा जाता है। स्वर्ण फरमान की जो शुरुआत करी थी वो फर्रुख सियर ने की थी, जो अंग्रेजों को
कि व्यापार करने की छूट दे दी थी 3000 वार्षिक रुपए में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1717 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसके बाद जो बंगाल के नवाब बनता है पहला, वो बनता है मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिद कुली खान बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। यह कहा जाता है कि 1700 में जब औरंगजेब ने इन्हें बंगाल का नवाब बनाया था, तभी से ही इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी, परंतु इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1713 से लेके 1727 तक माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि औरंगजेब ने 1700 में इन्हें दीवान बनाया था और 1700 ही इनकी सत्ता स्थापित कर दी थी, परंतु ये मुगल जो शासक थे उनके अधीन में थे। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शिद कुली खान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो औरंगजेब ने इन्हें 1700 में दीवान बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फर्रुख सियर जो मुगल शासक था, फर्रुख सियर 1717 में सूबेदार बना देता है मुर्शिद कुली खां को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो राजधानी थी, मुर्शिद कुली खां ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद को स्थापित किया था अपनी राजधानी के तौर पे। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्हें बना तो दिया था, परंतु मुर्शिद कुली खां बदले में मुगल बादशाह को एक भारी रकम दिया करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में कुछ विद्रोह हुए थे और उन विद्रोह को किया गया था। पहले हैं हमारे सीताराम राय के द्वारा मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में विद्रोह किए गए थे। दूसरे हैं हमारे उदय नारायण, तीसरे हैं हमारे गुलाम मोहम्मद, चौथे हैं हमारे सुजात खान और पांचवें हैं हमारे नजात खां। तो इन 5 शासकों ने व सूबेदारों ने मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह किए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मुर्शिद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए, मतलब इन्होंने जो नया भू राजस्व बंदोबस्त शुरू हुआ था उसके जरिए जो जागीर की भूमि थी, जो सरकारी भूमि थी, जो जागीर की भूमि थी, उसके बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया था। दोबारा से देखिए कि मुर्शिद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जो जागीर की भूमि थी, जो सरकारी भूमि थी उस समय, उसके बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मुर्शिद कुली खां ने इजारा व्यवस्था होती है कि जब ठेके पर भू राजस्व वसूला जाता है, तो इजारा व्यवस्था की शुरुआत करी थी मुर्शिद कुली खां ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तकावी ऋण देने शुरू कर दिए थे मुर्शिद कुली खां ने किसानों को। अब ये तकावी ऋण क्या होता है? तकावी ऋण होता है कि जब किसान को फसल उगाने से पहले जो ऋण दिया जाता है, जो कर्ज दिया जाता है, पहले राशि प्रदान की जाती है किसान को, ताकि वह भू राजस्व देने में समर्थ बन जाए। मतलब फसल उगाने से पहले उसे कर ऋण दे दिया जाता है कि वो अपनी फसल उगा ले, और जब वो अपनी फसल उगा लेता है तो वो भू राजस्व देने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मुर्शिद कुली खां हिंदू व मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर देता था। मतलब मुर्शिद कुली खां हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं करता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मुर्शिद कुली खां के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे पहले हैं हमारे मोहम्मद हादी, इन्हें मोहम्मद हादी के नाम से भी बुलाया जाता था, और दूसरे हैं ब्राह्मण हरिहर, इन्हें ब्राह्मण हरिहर के नाम से भी बुलाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित
जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है मुर्शिद कुली खां को, क्योंकि इन्होंने तकावी तकावी ऋण इन ये किसानों को दिया करते थे। तकावी ऋण होता है जब फसल उपज के लिए, मतलब जब फसल उगाने के लिए किसानों को ऋण दिया करते थे मुर्शिद कुली खां, और इन्होंने इजारा व्यवस्था भी शुरू की थी, तो इसलिए इन्हें कुलीन वर्ग का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, और जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है 1727 में, तो इनके ही जो दामाद थे, इनके ही दामाद को अगला बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। हमारे जो अगले नवाब हैं बंगाल के, वो हैं हमारे शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला शुजा-उद-दौला का जो कार्यकाल चलता है वो चलता है 1727 से लेके 1739 तक, क्योंकि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 में हो जाती है। पहला पॉइंट है हमारा कि यह शुजा-उद-दौला मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शुजा-उद-दौला ने 1733 में शुजा-उद-दौला ने 1733 में बिहार का कार्यभार संभाला था और अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया था। दोबारा से देखिए कि शुजा-उद-दौला ने 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यकाल संभाल लिया था, परंतु उन्होंने जो बिहार का सूबेदार बनाया था वो अलीवर्दी खां को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शुजा-उद-दौला उप गवर्नर बने थे, डिप्टी गवर्नर बने थे उड़ीसा के। तो ये थे हमारे शुजा-उद-दौला की जानकारी, जो दामाद थे मुर्शिद कुली खां के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इनके ही जो पुत्र थे उनके ही जो पुत्र थे सरफराज खान, सरफराज को अगला बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो हमारे जो अगले नवाब हैं वो हैं हमारे सरफराज खान, जिनका कार्यकाल 1739 से लेकर 1740 तक चला था। पहला पॉइंट है कि सरफराज खान के जो पिता का नाम है वो है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि इन्हें एक उपाधि मिली थी, जो थी हमारी आलम-उद-दौला। आलम-उद-दौला हैदर जंग की उपाधि इन्हें मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि सरफराज खान ने घेरिया का युद्ध लड़ा था 1740 में, और घेरिया को गिरिया भी कहा जाता है। तो 1740 में इन्होंने गिरिया व घेरिया का युद्ध लड़ा था, और यह युद्ध सरफराज खां व अलीवर्दी खां के बीच में हुआ था। अलीवर्दी वही है जिसे शुजा-उद-दौला ने बिहार का सूबेदार बनाया था। तो 1740 में घेरिया का युद्ध हुआ था सरफराज खां व अलीवर्दी खां के बीच में, और सरफराज खां की हत्या कर दी जाती है अलीवर्दी खां के द्वारा गिरिया नामक स्थान पर। जब यह युद्ध चल रहा था उस समय जो दिल्ली का शासक था वो था मोहम्मद शाह। 1739 में 1739 में ही दिल्ली के जो शासक था मोहम्मद शाह आक्रमण कर देता है 1739 में, जिसे हम करनाल का युद्ध भी कहते हैं, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो अब जब अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर देता है, तो अगला जो बंगाल का नवाब बनता है वो बनता है अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां का जो शासनकाल चलता है वो 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक चलता है। तो हमारे जो अगले नवाब बनते हैं बंगाल के वो बनते हैं अलीवर्दी खां। पहला पॉइंट आता है हमारा इसमें कि अलीवर्दी खां ने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए देकर अपना पद स्थायी बनाया था।
वह शासक कौन था जिसने मुगल बादशाह को पैसे देकर अपना पद स्थायी बनवाया था? तो वो थे अलीवर्दी खां। और ये कहा जाता है कि इनका शासन 16 वर्ष चला था, परंतु इन्होंने इसके बाद मुगल बादशाह को कभी भी कोई भी ऋण नहीं दिया था, कोई भी रकम नहीं दी थी। तो किसके शासनकाल में मुगलों को रकम देना बंद कर दिया गया था? तो वो थे अलीवर्दी खां। दोबारा से देखिए कि अलीवर्दी खां ने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए दिए थे अपना पद स्थायी बनाने के लिए। वह 16 वर्ष के शासनकाल में अलीवर्दी खां ने राजस्व नहीं दिया था। तो मतलब राजस्व देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था मुगलों को अलीवर्दी खां ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि इन्होंने मराठा सरदार जो थे रघुजी जो थे वो भोसले वंश के अंतिम शासक थे। भोसले वंश जो मराठा साम्राज्य था, भोसले वंश, उसके जो अंतिम शासक माने जाते हैं वो मराठा सरदार के रघुजी माने जाते हैं। और इन्होंने अलीवर्दी खां ने रघुजी के साथ 1751 में संधि की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब इन्होंने रघुजी के साथ संधि की थी 1751 में, तो इसी संधि के अनुसार, इसी संधि के द्वारा उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख वार्षिक चौथ देते थे। चौथ मराठा साम्राज्य में एक प्रकार का कर रहता था। द्वार से देखिए कि मराठा सरदार भोसले वंश के अंतिम जो प्रतापी शासक थे वो थे रघुजी, और रघुजी के साथ 1751 में अलीवर्दी खां संधि करते हैं। और इस संधि के अनुसार अलीवर्दी खां मराठा सरदार को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख वार्षिक रुपए देते थे, जिसे चौथ कहा जाता है। चौथ कर दिया जाता था जो क्षेत्र होते थे उनकी रक्षा करने के लिए। मतलब अगर कोई बाहर से कोई आक्रमण करता था तो उसकी रक्षा करने के लिए चौथ कर दिया जाता था। मराठा साम्राज्य में चौथ कर और सरदेशमुख कर 2 कर दिए जाते थे, और इन दोनों करों की जो शुरुआत करी थी वो छत्रपति शिवाजी प्रथम ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अलीवर्दी खां ने एक कथन कहा था यूरोपियंस के लिए, एक कथन कहा था कि यूरोपीय लोग, जो यूरोपियंस थे, जो विदेशी आक्रमण किया करते थे, कि यूरोपियन लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है। तो मधुमक्खी के छत्ते से जो तुलना की है वो यूरोपियन लोगों की है, और यह तुलना अलीवर्दी खां ने की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अलीवर्दी खां का जो मूल नाम था, जो इनके बचपन का नाम था, वो था मिजमी हिंद इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि इनके शासनकाल में, अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को, क्योंकि इन्होंने राजस्व देना बंद कर दिया था, तो बंगाल को भारत का स्वर्ण क्षेत्र भी कहने लगे थे अलीवर्दी खां के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। पहली इनकी जो बेटी थी, जो पुत्री थी, उसकी शादी होती है ढाका में। उनकी शादी होती है ढाका में। ढाका में इनकी शादी होती है, परंतु इस पुत्री से कोई भी संतान नहीं होती। मतलब इनकी पुत्री को कोई भी संतान नहीं थी। दूसरी पुत्री होती है इनकी, जिसका विवाह पूर्णिया में हुआ था, पूर्णिया क्षेत्र में हुआ था। और इनसे, जो इनकी दूसरी पुत्री थी, इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है शौकत जंग। तो ये थी इनकी 2 पुत्रियां। तो तीसरी पुत्री आती है जिनका विवाह पटना के शासक व पटना के राजा के साथ हुआ था। पहली पुत्री का विवाह हुआ था ढाका के शासक के साथ। दूसरी पुत्री का विवाह हुआ था पूर्णिया के शासक के साथ, जिनसे एक पुत्र हुआ था शौकत जंग। पहली पुत्री से कोई भी संतान नहीं हुई थी। तीसरी पुत्री का विवाह हुआ था पटना के शासक के साथ।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सबसे छोटी जो पुत्री थी जिनका विवाह पटना में हुआ था, उनसे इनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था सिराजू दौला। सिराजू दौला। और जब जो बंगाल के नवाब थे उस समय अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो 1756 में अलीवर्दी खां अपने दो पुत्र, अपने दोहित्र दोहित्र पुत्र को बंगाल का नवाब बना देता है। दोहित्र पुत्र मतलब पुत्री का पुत्र, उसको बंगाल का नवाब बना देता है 1756 में। और 23 वर्ष की उम्र में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। तो ये थी हमारी जानकारी अलीवर्दी खां की। दोबारा से देखिए कि अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। पहली पुत्री का विवाह हुआ था ढाका के शासक के साथ जिनसे कोई भी संतान नहीं थी। दूसरी पुत्री का विवाह हुआ था पूर्णिया के शासक के साथ जिनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था शौकत जंग। तीसरी जो पुत्री थी उसकी शादी हुई थी पटना में जिससे एक पुत्र हुआ था। सबसे छोटी जो पुत्री थी उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को उसके नाना अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बना देते हैं। और जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं 23 वर्ष की उम्र में। तो हमारे जो अगले नवाब हैं बंगाल के, वो हैं हमारे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का कार्यकाल जो चलता है वो 1.5 से 2 वर्ष का चलता है। 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक इनका शासनकाल, इनका कार्यकाल चलता है। परंतु भारतीय इतिहास में यह 1.5 साल का जो कार्यकाल चलता है, यह भारतीय इतिहास को बदल देता है, क्योंकि इसी समय में अंग्रेजों को जो सत्ता मजबूत करी थी बंगाल में। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि अलीवर्दी खां का दोहित्र पुत्र था, मतलब पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, और अलीवर्दी खां ने ही अपना उत्तराधिकारी जो बनाया था वो सिराजुद्दौला को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है तो इसकी जो मौसी होती हैं, वह इसकी जो मौसी का पुत्र होता है शौकत जंग, वो इसके शत्रु बन जाते हैं। तो इसके 3 शत्रु थे। पहले शत्रु थे इसके शौकत जंग जो इसकी मौसी का पुत्र था। दूसरी थी इसकी खुद मौसी घसीटी बेगम, और तीसरे थे अंग्रेज जो सबके ही दुश्मन थे। तो ये थे सिराजुद्दौला के 3 शत्रु। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1756 में जब सिराजुद्दौला नवाब बन जाता है तो 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु, मतलब शौकत जंग पर आक्रमण कर दिया था। पूर्णिया का जो शासक था शौकत जंग, उस पर आक्रमण कर दिया था और मनिहारी का युद्ध हुआ था। वह शौकत जंग की हत्या कर दी थी। दोबारा से देखिए, 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शासक शौकत जंग पर आक्रमण कर दिया था और मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1756 में जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है, तो जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों ने कलकत्ता व फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। 1756 में जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी शुरू कर दी गई थी। परंतु इससे जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो नाराज हो जाते हैं और इनसे मना करते हैं अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से कि आप किलेबंदी नहीं करिए। तो फ्रांसीसी जो होते हैं वो नवाब की बात मान जाते हैं, परंतु अंग्रेज जो होते हैं वो नवाब की बात नहीं मानते और कलकत्ता की किलेबंदी कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि परिणाम स्वरूप
नवाब जो थे वो अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं और सिराजुद्दौला बंगाल के जो नवाब हैं वो कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण किया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा और उस पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 15 जून 1756 को कलकत्ता पर भी आक्रमण किया जाता है। कलकत्ता जिसकी किलेबंदी अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, परंतु अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी थी, तो सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 में कलकत्ता को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 5 दिन के बाद 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण किया था और 5 दिन बाद 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर कि जब 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया जाता है, तो फोर्ट विलियम में जो अंग्रेजी अधिकारी थे जैसे गवर्नर ड्रैक, सेनापति मिनीचिन वे और जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली थी। दोबारा से देखिए एक बारी कि 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है सिराजुद्दौला। 5 दिन के बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है और जब फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है, तो जो अंग्रेजी गवर्नर थे, गवर्नर ड्रैक, सेनापति मिनीचिन और जो अन्य अंग्रेजी अधिकारी थे वो भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ले लेते हैं। 20 जून 1756 की रात को यह आक्रमण हुआ था दिन में। अब 20 जून 1756 की रात को एक ट्रेजेडी होती है, एक ट्रेजेडी, ब्लैक होल थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। तो ब्लैक होल थ्योरी होती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। ये ब्लैक होल थ्योरी क्या होती है कि जे जेड हॉलवेल के अनुसार, मतलब जे जेड हॉलवेल ने यह बताया था 20 जून 1956 की रात को क्या हुआ था, ये जे जेड हॉलवेल ने बताया था कि हॉलवेल के अनुसार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदी बना लिए थे। 146 अंग्रेज सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात को बंदी बना लिए थे और उन 146 बंदियों को, जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद कर दिया गया था। उस कमरे का जो आकार था वो था 18 फीट लंबी थी, वह 14 बाय 10 चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। पूरी रात 146 लोग उस कोठरी में बंद रहे थे। जब अगली सुबह हुई थी तो अगले दिन हार्वेल सहित जिसने इस घटना का वर्णन किया है, हार्वेल सहित मात्र 23 व्यक्ति हार्वेल सहित जिंदा बचे थे और यह घटना इतिहास में ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध है। दोबारा से देखिए एक बारी कि जब 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया जाता है, तो वो फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। फोर्ट विलियम से कुछ अंग्रेज भाग जाते हैं, उनमें से होते हैं गवर्नर ड्रैक, सेनापति मिनीचिन व कुछ अंग्रेज अधिकारी जाकर शरण ले लेते हैं फुल्टा द्वीप में। फुल्टा द्वीप में जब वो शरण ले लेते हैं तो फोर्ट विलियम में 146 जो अंग्रेज होते हैं, 146 जो अंग्रेजी सैनिक होते हैं, उनको सिराजुद्दौला बंदी बना लेता है। जब सिराजुद्दौला 20 जून 1756 की रात को उनको बंदी बना लेता है 146 अंग्रेजों को, तो 18
बाय 14 की एक कोठरी होती है, उस कोठरी में 146 लोग, 146 अंग्रेज पूरी रात रहते हैं और अगली जब सुबह होती है तो सिर्फ 23 अंग्रेज जो होते हैं वो जिंदा बचते हैं। और इस थ्योरी को ब्लैक होल थ्योरी व ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है भारतीय इतिहास में। और यह कहा जाता है कि यह ब्लैक होल थ्योरी से ही आगे की जो रणनीति थी अंग्रेजों की वो स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि इसी से ही जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार हो गई थी। प्लासी का सबसे बड़ा कारण था ब्लैक होल थ्योरी का। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो भारतीय इतिहास में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और जो बंगाल की सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथों में आ जाती है। जब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज सैनिक जिंदा बचे थे, और इस थ्योरी को, इस ट्रेजेडी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, ब्लैक होल थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद ही यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, और जब अंग्रेजों ने वो पृष्ठभूमि तैयार करी थी तो 1757 को एक युद्ध होता है जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। तो प्लासी के युद्ध की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मानिक चंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। कलकत्ता पर, जिस पर सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को अधिकार किया था और मानिक चंद को वहां पे नियुक्त कर दिया था। उसके बाद 2 जनवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने मानिक चंद को रिश्वत देकर उस पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला नवाब ने 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला ने क्लाइव से अलीनगर की संधि की थी। तो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इस संधि के तहत कुछ शर्तें हुई थी, कुछ शर्तें तय की गई थी। जैसे पहली जो शर्त थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन क्षेत्रों पर पहले अधिकार था वो उन पर दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। पहली शर्त ये थी अलीनगर की संधि में। दूसरी जो शर्त है वो है दुर्गीकृत करना, मतलब कि जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे उनको दुर्गीकृत करना व अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार देना सिक्के ढालने का। तो ये थी कुछ शर्तें जो अलीनगर की संधि में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17 मार्च 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया था। चंद्रनगर जिसकी स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी, जिस नगर की, वो चंद्रनगर फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था और उसको अंग्रेजों ने, और इसमें जो नेतृत्व किया था अंग्रेजों का वो रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने किया था और इसे चंद्रनगर को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। जब अंग्रेजों ने चंद्रनगर को फ्रांसीसियों से छीन लिया था तो इस आक्रमण को नवाब ने, सिराजुद्दौला ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना था। अलीनगर की जो संधि हुई थी उसमें जो शर्तें हुई थी उसका उल्लंघन माना था सिराजुद्दौला ने। और यह कहा जाता है कि इधर से ही रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना जारी कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि
रॉबर्ट क्लाइव ने धीरे धीरे से जो सिराजुद्दौला के अधिकारी थे उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया था और अधिकारी सिराजुद्दौला के विरुद्ध शुरू हो गए थे, मतलब उसका विरोध करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब अधिकारी सिराजुद्दौला के विरोध हो गए थे तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसका फायदा उठाकर जो सिराजुद्दौला की सेना का मुख्य सेनापति था मीर जाफर, यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ, बैंकर जगत सेठ और मानिक चंद को अपनी तरफ मिला लिया था। और इन सब से जो रॉबर्ट क्लाइव की मुलाकात करवाई थी वो करवाई थी अमीन चंद ने। दोबारा से देखिए कि धीरे धीरे से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया था और जो सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था मीर जाफर उसको अपनी तरफ मिला लिया था और यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ, बैंकर जगत सेठ, मानिक चंद, इन सबको अपनी तरफ मिला लिया था। और इन सब से जो रॉबर्ट क्लाइव की मुलाकात करवाई थी वो करवाई थी अमीन चंद ने। उसके बाद आता है 23 जून 1757 का दिन। 23 जून 1757 को जो ये पृष्ठभूमि तैयार की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जो सिराजुद्दौला के अधिकारी व सेनापति अंग्रेजों की तरफ मिल गए थे, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों की तरफ से पहले ही मिल गया था, परंतु इसका सिराजुद्दौला को पता नहीं था। तो जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, उसने उनकी सेना में, अंग्रेजी सेना में 950 यूरोपियन पैदल सैनिक थे, 100 यूरोपियन तोपची थे, 50 नाविक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे। तो ये थी अंग्रेजों की सेना। उसके बाद आता है कि सिराजुद्दौला की सेना में कौन कौन थे। सिराजुद्दौला की सेना एक बहुत बड़ी सेना थी, परंतु सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सैनिक माने जाते हैं इतिहासकारों के अनुसार। इसके जो सेनापति थे वो थे मीर जाफर, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था मीर मदान ने, मोहनलाल ने और फ्रांसीसी सैनिक ने। जब ये युद्ध लड़ते हैं तो मीर जाफर जो मुख्य सेनापति होता है वो सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, और जब मुख्य सेनापति ही धोखा दे देता है तो सिराजुद्दौला की सेना का जो विश्वास था वो टूट जाता है और सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है। जब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है तो सिराजुद्दौला, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है। मुर्शिदाबाद जब पहुंच जाता है तो उधर जो मीर जाफर का पुत्र होता है मीरन, मीर जाफर का पुत्र मीरन ने मोहम्मद बैग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। दोबारा से देखिए कि जब प्लासी का जो युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के तट पर, वहां से जब सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है तो वो भागकर मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है। मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना करी थी मुर्शिद अली खान ने, और मुर्शिद अली खान ने ही ढाका से मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था। तो सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद में भाग जाता है, जहां पर मीर जाफर का पुत्र मीरन उसकी हत्या कर देता है मोहम्मद बैग के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा राजस्व व बहुत सारा धनराशि आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इस युद्ध में
जिसने प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करी थी? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को इनाम के तौर पर, भेंट के तौर पर 2,34,000 रुपए, 2,34,000 रुपए मिलते हैं रॉबर्ट क्लाइव को इनाम के तौर पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो सेना थी वह जो नाविक थे उनको 50,000 रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 23 जून 1757 को, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को, उसमें वो जो हुआ था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था और आज के समय में वो नादिया जिला है। वो जो मैदान है प्लासी युद्ध का मैदान, वो नादिया जिले में है जो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, जिसे हम आज के समय में गंगा भी कहते हैं। इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है, प्लासी के युद्ध का जो वर्णन मिलता है हमें, वो मिलता है अलाइव द वंडर्स बुक में। अलाइव द वंडर्स बुक में हमें प्लासी के युद्ध का वर्णन मिलता है। हमारे जो अगले नवाब बनते हैं वो हैं हमारे मीर जाफर। जब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो नवाब, बंगाल के जो नवाब बनाए जाते हैं वो हैं मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला की सेना में सेनापति थे और इन्होंने ही सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। तो इनका जो कार्यकाल चलता है वो 1757 से लेकर 1760 तक चलता है। पहला पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का सरकारी गधा कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव वही था जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की जो नीति थी बांटो और राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सूत्रपात हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 25 फरवरी 1760 को जो अंग्रेजों का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, वो इंग्लैंड में वापस चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को एक उपाधि दी थी और जो उपाधि थी उमरा की उपाधि रॉबर्ट क्लाइव को दी थी मीर जाफर ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब मीर जाफर पर कर बढ़ाने के लिए अंग्रेज दबाव देने लगे तो मीर जाफर ने बंगाल के नवाब के पद से त्याग दे दी थी, मतलब सत्ता त्याग दी थी मीर जाफर ने। और मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विलियम पिट इतिहासकार ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यह कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति कहा है रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट ने। जब मीर जाफर ने सत्ता त्याग दी तो मीर जाफर के बाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और मीर कासिम का जो शासनकाल चलता है वो 1760 से लेकर 1764 तक चलता है। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था। पहला पॉइंट है कि मीर कासिम के समय में जो अंग्रेजी सेनापति था वो था वेंसी टाट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी जितने भी नवाब थे, मुर्शिद कुली खां जो थे उन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई थी, परंतु मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाई थी मीर कासिम ने। दोबारा से देखिए कि
ढाका से मुर्शिदाबाद तो राजधानी बनाई थी मुर्शिद कुली खान ने, परंतु मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाई थी मीर कासिम ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीर कासिम जो थे उन्होंने भारतीय व्यापारियों पर कर कम कर दिया था। जो भारतीय व्यापारी थे उन पर जो टैक्स था, जो कर था, उसको कम कर दिया था। और इसी वजह से मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि मुंगेर जो था वो कलकत्ता से दूर था, अंग्रेजों की पहुंच से दूर था। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों पर जो टैक्स लगाया जाता था भारी मात्रा में, उसको कम कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीर कासिम ने राम नारायण की हत्या की थी, जो ईस्ट इंडिया के अधीन था। राम नारायण जो था वो ईस्ट इंडिया के अधीन था, तो मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया से राम नारायण की मांग की थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ईस्ट इंडिया अंग्रेजों ने जब राम नारायण को उसे सौंप दिया था, तो मीर कासिम ने राम नारायण की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीर कासिम ने पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस को हराया था। एलिस जो था वो पटना में जो व्यापारिक कोठी थी उसका प्रमुख था एलिस, और एलिस ने पटना पर आक्रमण कर दिया था, तो बदले में मीर कासिम ने एलिस को हरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि दस्तखत के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के जो शुल्क थे उसकी वसूली बंद कर दी थी मीर कासिम ने। और इन्हीं कारणों से अंग्रेज जो थे वो मीर कासिम के विरुद्ध हो गए थे। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कुछ युद्ध भी हुए थे। जैसे पहला जो युद्ध है वो है हमारा कटवा का युद्ध। कटवा का युद्ध 1763 ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। दूसरा युद्ध है पटना का युद्ध, और पटना का युद्ध जो हुआ था वो 1763 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। और इन दोनों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीत गई थी। जब मीर कासिम को ये लगा था कि अब अंग्रेज मेरी हत्या कर देंगे, तो वो भागकर अवध में चला जाता है। जब वो अवध में जाता है तो अवध के जो नवाब था शुजा-उद-दौला, अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, उससे मिलता है। और उसी समय पे जो मुगल शासक था उस समय शाह आलम द्वितीय, वो भी वहीं पर उपस्थित रहता है। तो इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है, और ये तीनों मिलकर अंग्रेजों पर आक्रमण करते हैं। परंतु जब ये भागकर अवध चला जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा एक नया नवाब बनाया जाता है, जो है मीर जाफर। अंग्रेजों के द्वारा दोबारा से मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। पहला पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी से केवल 2.5% नमक कर लिया था, वह अतिरिक्त जो कर थे उन्हें माफ कर दिया था। तो ये था मीर जाफर का दोबारा से जो वो नवाब बना था। उसके बाद ये तीन जो सेना थी, त्रिसेना जो थी, जिसमें त्रिसेना में मीर कासिम थे, अवध का नवाब था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों मिलकर 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर व अंग्रेजों पर आक्रमण करते हैं, और इस युद्ध को कहा जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों के और तीन जो सेना थी, मीर कासिम, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में हुआ था। अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था। जब इन्हें पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने, इनकी संयुक्त जो सेना थी, इस सेना को पराजित कर दिया था, तो मीर कासिम जो था, मीर कासिम भागकर दिल्ली चला जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम भागकर दिल्ली चला जाता है, और 1777 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। वो 1777 में मीर कासिम की मृत्यु
हो जाती है। उस समय जो नवाब था मीर जाफर की जो मृत्यु होती है वो होती है 1765 में। 1765 में बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। परंतु मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है जब वो दिल्ली में चला जाता है। तो इधर बचते हैं अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के साथ अंग्रेज इलाहाबाद की संधि करते हैं। इलाहाबाद की दो संधि होती हैं, एक होती है अवध के नवाब के साथ और दूसरी होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। तो अगले जो नवाब हैं हमारे वो हैं नजमुद्दौला। नजमुद्दौला का जो कार्यकाल चलता है वो 1765 से लेकर 1766 तक चलता है। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो अगले जो नवाब बनते हैं वो मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला ही बंगाल के नवाब बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी के युद्ध में जिन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, रॉबर्ट क्लाइव बीच में वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, परंतु नजमुद्दौला के कार्यकाल में वो दोबारा से भारत में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत में आ जाते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब से इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियां करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी और यह संधि पहली संधि जो थी वो हमारी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। इस संधि में जो ये संधि हुई थी, इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था उस समय, इन तीनों के उस संधि पर साइन हुए थे। इस संधि के तहत कुछ शर्तें हुई थी। जैसे पहली जो शर्त थी वो थी कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था उस समय, मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। ये इस संधि में पहली शर्त थी। दूसरी जो शर्त थी वो थी कड़ा व इलाहाबाद जिले। कड़ा व इलाहाबाद जो जिले थे वो मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे अवध के नवाब से लेकर। अवध के नवाब के पास ये जिले थे, अवध का जो क्षेत्र था वो था, परंतु मुगल सम्राट को अवध के क्षेत्रों में से कड़ा व इलाहाबाद दो जिले मुगल सम्राट को दे दिए थे। ये थी दूसरी शर्त। तीसरी जो शर्त है वो है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। अब बंगाल पर जो पूरा अधिकार था व्यापार का वो था अंग्रेजों के हाथ में। तो ये थी पहली संधि इलाहाबाद की। दूसरी जो संधि आती है वो है इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में। इस संधि में यह जो संधि हुई थी, यह संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यह संधि हुई थी। और इस संधि में भी कुछ शर्तें थी। जैसे पहली जो शर्त थी वो थी अवध का जो राज्य है, अवध का राज्य वापस अवध के नवाब को दे दिया जाएगा, सिर्फ दो जिलों को छोड़कर जो थे कड़ा और इलाहाबाद, क्योंकि ये कड़ा और इलाहाबाद जो जिले थे ये पहले से ही मुगल सम्राट को दे दिए थे अंग्रेजों ने। दूसरी जो शर्त है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग अवध के नवाब से ले लिए थे। तीसरी शर्त है कि अवध में
कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा मिल गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये थी हमारी 3 शर्तें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा कि 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई थी बंगाल, उड़ीसा, बिहार की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सबसे पहले संपर्क किया था ब्रिटिशों ने, वो किया था खासी जनजाति जो बंगाल में है। दीवानी प्राप्त होने के बाद 1765 में अंग्रेजों ने जो सबसे पहले संपर्क किया था वो खासी जनजाति से किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि क्लाइव ने अब सारा जो अधिकार था वो सब अंग्रेजों के हाथों में था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद का नव उप दीवान तय किया था, उसी प्रकार से बिहार का भी उप दीवान बनाया गया था राजा सिताब राय को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया गया था 1765 से लेकर 1772 में। 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, वेरेन हेस्टिंग, जो उस समय 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर बने थे। अंतिम जो नवाब माना जाता है बंगाल राज्य का, वो माना जाता है मुबारक उद दौला, और मुबारक उद दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी 10 लाख प्रति वर्ष पेंशन देती थी। और जब 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम नवाब बनाया गया था लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग ने बंगाल का जो नवाब का पद था उसको समाप्त कर दिया था। अब सारा जो अधिकार था वो बंगाल के नवाब लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग के हाथों में था। तो इस प्रकार से बंगाल राज्य की शुरुआत होती है और बंगाल राज्य का पतन भी हो जाता है। तो ये थी हमारी बंगाल राज्य के ऊपर कंप्लीट क्लास। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी जो हमने हमारी थ्योरी की है जिसमें हमने बंगाल राज्य के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार से बंगाल राज्य में मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल को स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, उसके बाद कैसे कैसे प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं और अंग्रेजों का पूरा सत्ता हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी जो हमने हमारा टॉपिक किया है बंगाल राज्य, तो बंगाल राज्य की हमने थ्योरी की है। तो आइए हम बंगाल राज्य के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था? तो बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब जो था वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां पहला स्वतंत्र नवाब था। मुर्शिद कुली खां ने ही मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना करी थी और मुर्शिदाबाद को ही अपनी राजधानी बनाया था। पहले राजधानी थी ढाका, परंतु मुर्शिद कुली खान ने ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब किस मुगल शासक ने नियुक्त किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन्हें मुगल शासक नियुक्त किया था और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो मुर्शिद कुली खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने बंगाल में सबसे पहले कौन सा कारखाना स्थापित किया था? मतलब कहां पर उन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो उन्होंने किया था हुगली नदी पर। हुगली नदी पर उन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था। 1651 ईस्वी में किया था, परंतु ये तो बंगाल में किया था उन्होंने व्यापार के लिए। सबसे पहले उन्होंने 1608 में किया था जो असफल रहा था। उसके बाद 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में किया था
अस्थायी रूप से, और 1613 में उन्होंने सूरत में किया था स्थायी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस नवाब के समय अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था? तो फोर्ट विलियम का जो निर्माण हुआ था वो अलीवर्दी खां के शासनकाल में करवाया था अंग्रेजों ने, और अलीवर्दी खां ने ही अंग्रेजों को मधुमक्खी का छत्ता की संज्ञा दी थी अंग्रेजों को अलीवर्दी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सम्राट मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा फरमान जारी किया था? तो इन्होंने जो फरमान जारी किया था वो था शुल्क मुक्त व्यापार। शुल्क मुक्त व्यापार। इस फरमान को इतिहास में, अंग्रेजी इतिहास में स्वर्ण फरमान भी कहा जाता है। स्वर्ण फरमान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1717 में। 1717 में फर्रुखसियर ने यह फरमान जारी किया था। 3000 रुपये वार्षिक रुपये पर अंग्रेजों को इसे स्वर्ण फरमान भी कहते हैं, स्वर्ण फरमान जारी किया था। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को यह सुविधा किसके कहने पर दी थी? यह सुविधा मतलब स्वर्ण फरमान कि वो बिना अब किसी कर के व्यापार कर सकते हैं। ये सुविधा जो दी थी उन्होंने, ये दी थी जॉन सरमन के कहने पर। जॉन सरमन के कहने पर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को यह सुविधा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्रुखसियर के फरमान को भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि इसी के कारण अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी थी। क्योंकि वो 1717 में उन्होंने जब स्वर्ण फरमान उन्हें मिला था तो वो धीरे धीरे पूरे बंगाल में उन्होंने अपना व्यापार बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से बदलकर कहाँ स्थापित की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने एक नगर की स्थापना करी थी जो था मुर्शिदाबाद, और आगे चलकर मुर्शिद कुली खां ने इसी को ही अपनी राजधानी बनाया था, और बंगाल के जो पहले नवाब थे वो थे मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मुर्शिद कुली खां का वास्तविक नाम क्या था? तो मुर्शिद कुली खां का वास्तविक नाम जो था वो था ब्राह्मण हरिहर, और इन्हें मोहम्मद हादी भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुर्शिद कुली खां के शासन में किस क्षेत्र में राजस्व सबसे अधिक प्राप्त होता था? तो ये प्राप्त होता था रेशम और वस्त्रों में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुर्शिद कुली खां का सबसे बड़ा प्रशासनिक योगदान क्या रहा है? तो इनका जो सबसे बड़ा प्रशासनिक योगदान रहा है वो रहा है भूमि राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना, और इन्होंने इजारा व्यवस्था की शुरुआत करी थी। और इजारा व्यवस्था है कि ठेके पर भू राजस्व वसूलना, और इन्होंने तकावी ऋण भी देते थे किसानों को। तकावी ऋण का मतलब होता है कि फसल उगाने से पहले ऋण देना, ताकि किसान समर्थ हो जाएं बाद में भू राजस्व देने के लिए। इसलिए इन्हें कुलीन वर्ग का जनक भी कहा जाता है। मुर्शिद कुली खां को कुलीन वर्ग का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने थे? तो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में 1756 से 1757 तक ये बंगाल के नवाब रहे थे, और अलीवर्दी खां की तीन बेटियां थीं। एक बेटी की शादी हुई थी ढाका में, जिनसे कोई संतान नहीं थी। दूसरी की हुई थी पूर्णिया में, जिनसे शौकत जंग जिनके पुत्र थे। तीसरी जो छोटी बेटी थी उसकी शादी हुई थी पटना में।
और पटना में जो छोटी बेटी थी उनके ही पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खान ने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था वो बनाया था सिराजुद्दौला को 1756 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो पराजित हुआ था वो प्लासी के युद्ध में हुआ था 1757 में, और इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें ये पराजित इसलिए हुआ था क्योंकि इनके जो मुख्य सेनापति थे मीर जाफर ने इन्हें धोखा दे दिया था। और जब ये हार जाते हैं सिराजुद्दौला, तो ये भागकर मुर्शिदाबाद में चले जाते हैं, जहां पर मीर जाफर का पुत्र मीरन इनकी मृत्यु कर देता है। तो इनकी मृत्यु मीरन ने करवाई थी, मीरन इनकी मृत्यु कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व। परंतु रॉबर्ट क्लाइव अकेला नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला की मौसी, सिराजुद्दौला का सेनापति और भी अन्य सिराजुद्दौला के जो अधिकारी थे वो भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता या ब्लैक होल थ्योरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी वो संबंधित है सिराजुद्दौला से, वो संबंधित है सिराजुद्दौला से। ये कहा जाता है कि ये जो ब्लैक होल थ्योरी हुई थी ये हमारी 20 जून 1756 को हुई थी, जब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से कुल 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। उनमें से था एक हॉलवॉल ने ही इस घटना का वर्णन किया था कि जब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था, तो 20 जून 1756 की ही रात को उसने एक कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। तो ये थी ब्लैक होल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिराजुद्दौला ने किस किले पर अधिकार किया था। तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था, जैसा अभी बताया था फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था सिराजुद्दौला ने। और फोर्ट विलियम पर इन्होंने 20 जून 1756 को अधिकार किया था। और वहां पर जो अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजी गवर्नर थे ड्रैक, वो भागकर फुल्टा द्वीप में छिप जाते हैं, फुल्टा द्वीप में शरण लेते हैं भागकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो बंगाल का नवाब बना था हमारा मीर जाफर, जो किसी समय पर सिराजुद्दौला की सेना में मुख्य सेनापति था। उसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों से क्यों नाराज था। तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज था व्यापारिक हस्तक्षेप के कारण वो अंग्रेजों से नाराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सिराजुद्दौला के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो सिराजुद्दौला के जो मुख्य पतन का कारण था वो था आंतरिक विश्वासघात, क्योंकि इनकी जो मौसी थी वो इनके खिलाफ थी, इनके सेनापति भी इनके खिलाफ हो गए थे, और इनके जो अन्य अधिकारी थे वो भी इनके खिलाफ हो गए थे, और इन्होंने अपने मौसी के लड़के शौकत जंग की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन में कौन कौन थे। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे हमारे मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और मुगल शासक शाह आलम दरते। ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ थे अंग्रेज। और अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं,
और मीर कासिम भागकर दिल्ली चला जाता है और 1777 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच में हुई थी? तो इलाहाबाद की जो पहली संधि थी, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं तो मीर कासिम भागकर दिल्ली चला जाता है, जिसकी मृत्यु 1777 में होती है। परंतु अवध के नवाब व मुगल शासक भी थे, तो पहली जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, वो अंग्रेज और मुगल शासक द्वितीय के बीच में हुई थी। ये संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को क्या मिला था? तो पहली संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी कि अब बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर सिर्फ अंग्रेजों का ही अधिकार रहेगा। और जब अंग्रेजों को दीवानी मिली थी, तो दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों ने जो सबसे पहले संपर्क किया था वो खासी जनजाति से किया था। खासी जनजाति से इन्होंने संपर्क किया था और इन्होंने पहली संधि में ही अवध के दो जिले, अवध क्षेत्र के दो जिले कड़ा व इलाहाबाद, कड़ा व इलाहाबाद को मुगल शासक को दे दिया था। अवध के नवाब से लेकर अंग्रेजों ने कड़ा व इलाहाबाद क्षेत्र मुगल शासक को दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके साथ हुई थी? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी अंग्रेज और शुजा-उद-दौला के बीच में, और यह संधि 16 अगस्त 1757, 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 में हुई थी। इस संधि में 50 लाख, इस संधि में 50 लाख व चुनार का दुर्ग अवध ने अंग्रेजों को दे दिया था, और अंग्रेजों ने बदले में अवध का पूरा क्षेत्र शुजा-उद-दौला को दिया था, सिर्फ दो जिलों को छोड़कर, जो थे आपके कड़ा और इलाहाबाद, जो थे कड़ा और इलाहाबाद, क्योंकि वो पहले से ही मुगलों को दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मुर्शिदाबाद को राजधानी किस नवाब ने बनाया था? तो मुर्शिदाबाद को राजधानी मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। पहले जो राजधानी थी वो थी ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिदाबाद की राजधानी थी, मुर्शिदाबाद के बाद भी राजधानी बनाई थी मुंगेर, और मुंगेर जो राजधानी बनाई थी वो थी मीर कासिम ने, वो थी मीर कासिम ने, मीर कासिम ने। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कंप्लीट बंगाल राज्य की थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं।